नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी के साथ शेख हसीना की द्विपक्षीय बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। जब प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं नीतीश कुमार तो दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? कई राजनीतिक पंडितों ने उठाए सवाल। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य की मौजूदा स्थिति के लिए पिछली कांग्रेस सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हुई हमलावर। बीजेपी ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली दौरे पर विपक्ष की एकता को लेकर दिया बड़ा बयान। अब खबरें विस्तार से। 4 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आई बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोपहर द्विपक्षीय बैठक की है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक के दौरान रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है और इस क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी है। उन्होंने कहा कि लोगों से लोगों के सहयोग में निरंतर सुधार हो रहा है। हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष हमने बांग्लादेश के स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ, हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों की स्वर्ण जयंती शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के साथ मनाई थी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि अगले 25 साल के अमृतकाल में जो है बांग्लादेश की मित्रता नई ऊंचाइयों को छुएगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर हैं। शेख हसीना का जो है औपचारिक स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में किया। इसके बाद द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना दोनों हैदराबाद हाउस पहुंचे। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुखता से व्यापार, रक्षा और बेहतर कनेक्टिविटी भी शामिल है। कई अहम मुद्दों पर मुहर भी लगी है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश साझेदारी की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने पर चर्चा की है। इससे पहले शेख हसीना राजघाट पहुंचकर उन्होंने पुष्प भी चढ़ाए। इस मौके पर शेख हसीना ने कहा कि भारत हमारा हमेशा से बांग्लादेश का एक अच्छा साथी रहा है। मैं भारत बांग्लादेश के बीच एक सकारात्मक बातचीत की उम्मीद करती हूं। बिहार के नीतीश कुमार आरजेडी के साथ दोबारा सरकार बनाने के बाद पहली बार दिल्ली में है। सोमवार को नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव से मिलना नहीं भूले। सोमवार को दिल्ली में मुलाकातों के दौर के बीच नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने की ना इच्छा रखते हैं और ना ही महत्वाकांक्षा। वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाए। नीतीश का सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ओम प्रकाश चौटाला और सपा नेता मुलायम सिंह यादव से भी मिलने का कार्यक्रम सुनिश्चित था। सवाल इस बात का है कि जब नीतीश कुमार खुले तौर पर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो वो दिल्ली में इन नेताओं से क्यों मुलाकात करके क्या साधना चाह रहे हैं? दरअसल नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताने से अभी बचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से एक पुराना राजनीतिक इतिहास भी है। दरअसल नीतीश कुमार जिन विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं उनमें ही कई नेता ऐसे हैं जो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। देश में विपक्षी दलों को मिलाकर जब किसी मजबूत पार्टी के खिलाफ मोर्चा बना है उसमें नेता चुनने में हमेशा से ही सिर फुटौल हुई है। आपातकाल के बाद जब जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ने मिलकर जनता पार्टी की सरकार बनाई थी तो मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह में किसी एक को प्रधानमंत्री बनाने में जमकर जो है मानमलौल का दौर भी चला था। बाबू जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनना तय था, लेकिन कुर्सी आखिर में मोरारजी देसाई को मिली। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण भीषण जलभराव देखने को मिल रहा है और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के एक बयान से राजनीति भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में मौजूदा स्थिति के लिए पिछली कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया
बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक खासकर बेंगलुरु में अभूतपूर्व बारिश हुई है और इस तरह की बारिश पिछले 90 वर्षों में नहीं हुई है। सभी टैंक भरे हुए हैं और उनमें पानी भर गया। लगातार बारिश हो रही है, आज भी बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी धारणा है कि पूरा बेंगलुरु संकट में है, लेकिन यह सच नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे बेंगलुरु में समस्या नहीं है, समस्या 2 क्षेत्रों में, विशेष रूप से महादेवपुरा की स्थिति छोटे क्षेत्र में 69 टैंकों के कारण है। सभी ओवरफ्लो हो रहे हैं और इसके अलावा सभी स्थापित निचले इलाकों में जहां अतिक्रमण किया जा रहा है। मुंबई ने बेंगलुरु की मौजूदा स्थिति के लिए पिछली कांग्रेस सरकार पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा यह पिछली कांग्रेस सरकार के कुशासन और पूरी तरह से अनियोजित प्रशासन के कारण हुआ है। यह कांग्रेस सरकार के खराब प्रदर्शन का ही परिणाम है। उन्होंने झीलों को बनाए रखने के बारे में कभी नहीं सोचा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन 24 घंटे काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सीएम ने कहा कि हमने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है। हमारे अधिकारी, इंजीनियर, कार्यकर्ता और एसडीआरएफ टीमें 24 घंटे काम कर रही है। हमने बहुत सारे अतिक्रमणों को हटा दिया है और हम उन्हें हटाना जारी रखेंगे। हम टैंकों पर जो है स्लुइस गेट लगा रहे हैं ताकि टैंकों को साफ किया जा सके। सीएम ने कहा कि हमने बेंगलुरु में पानी की निकासी के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि अन्य 300 करोड़ रुपए अतिक्रमण हटाने के लिए दिए गए हैं। हमने सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में पानी के कारण ऐसी कोई भी समस्या लोगों के सामने खड़ी ना हो पाए। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले के विरोध में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। करोलबाग मेट्रो स्टेशन के नजदीक बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कई लोगों को इस अभियान में जोड़ने का काम किया है। इसके साथ ही मेट्रो से बाहर निकलने वाले लोगों में इस अभियान के सपोर्ट करने की उनसे मांग भी की गई थी। दिल्ली बीजेपी आज राजधानी में कई जगहों पर यह अभियान भी चला रही है। महिला मोर्चा की कवलीन सचदेवा ने करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर इस अभियान की अगुवाई की। मेट्रो स्टेशन पर हस्ताक्षर अभियान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आज दिल्ली के 500 स्थानों पर यह अभियान शराब घोटाले का जन जागरण अभियान है। ये दिल्ली की जनता को बताने के लिए है कि जिसे उन्होंने चुना है वो जिस समय चुनाव था तब ईमानदारी की बातें करते थे। वो कहते थे कि हर घर में नल से पानी पहुंचाएंगे। पानी नहीं पहुंचा, लेकिन हर घर गली मोहल्ले में ठेके जरूर खुल गए। जब नई शराब नीति में भ्रष्टाचार की बात सामने आई तो वापस ले लिया गया। सीबीआई जांच चल रही है। आदेश गुप्ता ने आगे कहा कि स्टिंग मास्टर का स्टिंग बता रहा हूं और इन्होंने हजारों लोगों को ठगने का काम किया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा देश भर में कांग्रेस से जुड़े पुरुषों और महिलाओं को पार्टी के मूल्यों और आदर्शों के इर्द गिर्द एकजुट कर सकती है। थरूर ने भारत जोड़ो यात्रा के एक दिन पहले एक साक्षात्कार में कहा कि इस यात्रा में भारत जोड़ो और कांग्रेस जोड़ो दोनों ही लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 सितंबर यानी कि कल से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी और लगभग 150 दिनों की इस पद यात्रा में 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। थरूर ने कहा है कि इस यात्रा का मकसद यह संदेश देना भी है कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जो भारत को जोड़कर रख सकती है। अगर जनता तक यह संदेश भलीभांति पहुंच गया तो इससे पार्टी में फिर से जान आ जाएगी। थरूर के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कई नेता कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, जिससे निर्वाचक का व्यापक विकल्प भी मिलेंगे। हालांकि थरूर ने खुद चुनाव लड़ने के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य आलोचकों के बयान हैं कि पार्टी को भारत जोड़ो के बजाय कांग्रेस जोड़ो पर ध्यान देना चाहिए के बारे में पूछे जाने पर थरूर ने कहा कि गुलाम नबी साहब सम्मानित और वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनकी बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है।
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जो है दिल्ली में मुलाकात की है। इन दोनों के बीच हुई ये मुलाकात लगभग 1.5 घंटे तक चली। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक साथ लंच भी किया। मुलाकात की तस्वीरों के साथ अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मेरे घर पधारने के लिए नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि देश से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑपरेशन लोटस, इन लोगों द्वारा खुलेआम एमएलए की खरीद फरोख्त करके जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराना, बीजेपी सरकारों का बढ़ता निरंकुश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी शामिल है। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जनता दल यूनाइटेड नेता संजय झा भी मौजूद थे। केजरीवाल से पहले नीतीश कुमार ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा से भी उनके पार्टी कार्यालयों में मुलाकात की थी। उन्होंने सोमवार को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार का दोपहर में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनएलडी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला से भी मिलने का कार्यक्रम था, जिसके बाद उन्होंने मुलाकात की। नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को साल 2024 के चुनाव में बीजेपी का संयुक्त मुकाबला करने के लिए एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका विशेष जोर समाजवादी पृष्ठभूमि की पार्टियों को एक साथ लाने पर है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद से बीजेपी और जेडीयू के नेता आए दिन एक दूसरे पर सियासी हमले कर रहे हैं और इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेचारा बताते हुए कहा कि लालू का दौर आ गया। बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह पर जिस राजू सिंह के अपहरण मामले में वारंट जारी हुआ था, उनकी पत्नी ने बताया कि बेऊर जेल में पति को समझौता करने के लिए दबाव बनाया गया। इसको लेकर राजू की पत्नी ने हाईकोर्ट के जस्टिस को भी चिट्ठी लिखी थी। इस पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार बेचारे हैं, ये तो लालू प्रसाद यादव का दौर आ गया। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कार्तिकेय सिंह को अनंत सिंह का दाहिना हाथ बताते हुए कहा कि राजू सिंह की पत्नी द्वारा हाई कोर्ट भेजी गई चिट्ठी की कॉपी मेरे पास भी है। सीएम नीतीश कुमार को मालूम था कि कार्तिकेय सिंह फरार और उन पर अपहरण के एक केस के खिलाफ वारंट भी जारी हो चुका है, लेकिन फिर भी कानून मंत्री बना दिए गए ताकि केस मैनेज हो जाए। पूरा खेल खेलने के लिए कार्तिक सिंह को 20 दिन का समय दिया गया। ये इसी का परिणाम है। ये लोग फरार हैं। इसके बाद पुलिस सिर्फ दिखाने के लिए छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। पुलिस के साथ ही जिला प्रशासन तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के कहने पर मिला हुआ है। यह लोग ऐसे लोगों का संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाना चाहिए। अपहरण करने वाले कार्तिकेय सिंह को सीएम आवास पर समझौता कराने का काम नीतीश कुमार की जानकारी में हुआ है, लेकिन वो मजबूर और बेचारे हैं। उन्हें लगता है कि कुछ करूंगा तो लालू प्रसाद नाराज हो जाएंगे। क्रिकेटर सुरेश रैना के क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर टिप्पणी कर दी है। उन्होंने आज इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कि यूपी को सुरेश रैना पर गर्व है। रैना यूपी के मुरादनगर के रहने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि प्रिय सुरेश रैना, भले ही आज आपने क्रिकेट के
सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी आप में बहुत क्रिकेट बाकी है। अपने अद्भुत खेल कौशल से आपने भारतीय क्रिकेट को नव क्षितिज पर पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश को आप पर गर्व है। सुरेश रैना ने आज दोपहर अपने संन्यास की घोषणा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेरे अपने देश और यूपी का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात रही है। मैं क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा करता हूं। मेरा समर्थन करने और मेरी योग्यता पर अटूट विश्वास करने के लिए मैं बीसीसीआई, यूपीसीए क्रिकेट, चेन्नई सुपर किंग्स, राजीव शुक्ला सर और मेरे सभी समर्थकों का आभार मैं जताना चाहूंगा। सुरेश रैना के रिटायरमेंट की घोषणा के बाद उनके फैंस के ट्वीट की बाढ़ आ गई। वहीं आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स और भारतीय क्रिकेट टीम में उनके साथ खेलने वाले वर्तमान और पूर्व खिलाड़ी भी उनकी पारी को लेकर उन्हें लगातार याद करते हुए दिखे। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कुछ हफ्ते पहले सीबीआई ने 14 घंटों तक मनीष सिसोदिया के घर पर रेड मारी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। मनीष सिसोदिया से 6 घंटों तक पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पीएम की लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं, अरविंद केजरीवाल से है, लेकिन ये सब कार्रवाई हो रही है। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि सीबीआई ने अपने ऑफिसर पर इतना दबाव बनाया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। सीबीआई ने बाद में इस बात को इनकार कर दिया और कहा कि वो ऑफिसर इस केस पर काम ही नहीं कर रहा था। वहीं कल बीजेपी नकली स्टिंग को लेकर आई और जनता इसका खूब मजाक भी बना रही है, फिर भी इन्हें उसमें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आज सुबह हमें पता चला कि कई जगहों पर ईडी ने रेड मारी है। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर चैनल खड़े थे, लेकिन ईडी उनके घर नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई मनीष जी के घर नहीं गई तो इसका मतलब उनको सीबीआई के बाद आज ईडी ने भी क्लीन चिट दे दी है। अब वो कहीं भी रेड मारे, लेकिन ये साफ है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ इनको कुछ नहीं मिला, इसलिए उनको क्लीन चिट दी गई है। अब जब मनीष के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है तो इनके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद तानाजी सावंत स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का लगातार दौरा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद तानाजी सावंत पहली बार सोलापुर के दौरे पर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने जिले के स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का भी दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। इसी दौरान उन्हें उद्धव ठाकरे गुट के युवा सेना के कार्यकर्ता का विरोध भी झेलना पड़ा। सोलापुर दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के खिलाफ युवा सेना के कई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की है। पुलिस ने इस मामले में कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के खिलाफ सोलापुर में युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक अस्पतालों का दौरा करने के दौरान जो है सोलापुर के मोहोल स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज चौक परिसर में युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। 2024 के लोकसभा चुनाव के मिशन पर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता का माहौल बना रहे हैं। अपने 3 दिन के दौरे के तहत वह राजधानी दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इस दौरान पत्रकारों से उनसे पूछा कि क्या बिहार मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार मॉडल क्या है, हम देश का मॉडल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार मॉडल दरअसल महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की नई सरकार के गठन के संदर्भ में चर्चा में आया था। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा था कि बिहार में जो गठबंधन हुआ है वह पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनेगा और उसी आधार पर 2024 का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर पिछले दिनों जेडीयू छोड़ने वाले नेता आरपी सिंह ने पलटवार किया। आरपी सिंह ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था
ध्वस्त है, किसान परेशान है और मुख्यमंत्री दिल्ली घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश को बिहार पर फोकस करना चाहिए। आरपी सिंह ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को राज्य के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा भी करना चाहिए, न कि दिल्ली का। दिल्ली में अपने दौरे के दूसरे दिन नीतीश कुमार ने सीपीआई नेता सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने मुलाकात की है। नीतीश कुमार का कहना है कि संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा। पंजाब से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की महिला विंग की पंजाब प्रधान बलवीर रानी सोडी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया है और इस इस्तीफे में बलवीर सोडी ने लिखा है कि वह अब अपनी जिम्मेदारी आगे नहीं निभा सकती। सोडी ने इस्तीफे की वजहों को घरेलू बताया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वह पार्टी के प्रति वफादार बनी रहेंगी। हालांकि सियासी गलियारों में उनकी कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराजगी की भी चर्चा हो रही है। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें पंजाब महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया था, लेकिन सोडी ने 2022 के पंजाब इलेक्शन के समय भी आवाज उठाई थी। वो पार्टी में महिलाओं को टिकट न दिए जाने से लगातार नाराज चल रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के वक्त महिलाओं को नजरअंदाज करने को लेकर बलवीर ने खफा होकर महिला विंग को भंग करने की भी मांग की थी। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। रूसी सैनिकों ने फरवरी से शुरू हुए युद्ध में यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है। हजारों निर्दोष लोग और दोनों तरफ के सैनिक भी मारे गए हैं। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन से उम्मीद जताई है। लिज ट्रस की जीत पर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ब्रिटेन जंग में रूस को विफल करने में यूक्रेन की मदद करेगा। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने दैनिक संबोधन में कहा कि वह लिज ट्रस के साथ सहयोग की शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रिटेन में लिज ट्रस की जीत पर जेलेंस्की ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम रूस के खिलाफ सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ब्रिटेन की नई नेता लिज ट्रस यूक्रेन के युद्ध में रूस को विफल करने में मदद करेंगी। जेलेंस्की ने आगे कहा कि मुझे भरोसा है कि हम साथ मिलकर अपने लोगों की रक्षा करेंगे और सभी रूसी विनाशकारी प्रयासों को विफल करने के लिए और अधिक मजबूती से सक्षम रहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे कहा कि हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, हम हमेशा यूरोपीय राजनीति के उज्जवल पक्ष में रहे। उन्होंने कहा कि अहम बात हमारी एकता को बनाए रखना है। 24 फरवरी को रूस द्वारा आक्रमण शुरू करने के बाद से ब्रिटेन यूक्रेन का कट्टर समर्थक रहा है। बोरिस जॉनसन अक्सर रूस के खिलाफ जेलेंस्की का समर्थन और हौसला बढ़ाते हुए भी देखे गए। भारत बायोटेक को इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन के लिए डीसीजीआई से इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी है। ये कोरोना के लिए भारत का पहला नाक का टीका होगा। मनसुख मंडाविया ने कहा कि नियामक ने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के प्राथमिक टीकाकरण के लिए आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए टीके को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को बड़ा बूस्टर मिल गया है और आपातकाल में स्थिति में 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के उपयोग के लिए अनुमति दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि यह कदम महामारी के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई को और मजबूत करेगा। भारत ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपने विज्ञान, अनुसंधान एवं विकास और मानव संसाधनों का उपयोग किया। विज्ञान संचालित दृष्टिकोण और सबका प्रयास के साथ हम कोविड-19 को जरूर हरा देंगे। गुरुग्राम में एक आग लगने से ऐसा हुआ है और यहां पर एक गोदाम में आग लगने की वजह से 3 बसें जलकर खाक हो गई हैं। इस भीषण आग की वजह से आसमान में चारों तरफ काला धुआं देखा गया। यह हादसा गुरुग्राम के शीतला माता रोड पर पानी की टंकी के गोदाम में लगी आग की वजह से हुआ है। इस आग की चपेट में निजी बसों का वर्कशॉप भी आ गया, जिससे इस हादसे में 3 बसें जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि कई किलोमीटर दूर से आसमान में आग लगने के बाद धुआं देखा गया। शीतला माता मंदिर के पास सुबह करीब 11:30 बजे यह घटना घटित हुई है। गुरुग्राम के शीतला माता रोड पर स्थित पानी की टंकी के गोडाउन में आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। यहाँ गोदाम में प्लास्टिक की टंकी और अन्य सामान होने के कारण आग की लपटों में
जो है इजाफा देखा गया। इस आग की घटना के बाद दूर दूर तक आसमान में काले धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा था। आग लगने की जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी गई और आसपास के दमकल केंद्रों से लगभग आधा दर्जन गाड़ियां आग पर काबू करने के लिए पहुंच गई। हालांकि इससे पहले ही तेज हवा के कारण आग जो है गोदाम के नजदीकी निजी बसों के वर्कशॉप तक जा पहुंची और वहां खड़ी निजी बसों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वर्कशॉप में कार्यरत स्टाफ ने बसों में लगी आग के बाद बसों को वहां से हटाना शुरू किया। लगभग 7 बसों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 3 बसें फिर भी आग की चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई। इस घटना को लेकर दमकल अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि हमने आग पर काबू पा लिया है, आग को ज्यादा फैलने नहीं दिया गया। यहाँ पीछे की साइड में 2 झुग्गियों और आगे की साइड में 3 बसों में आग लगी। जांच करने के बाद ही बता पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।